कि हुकूमत फैसला तो कर चुकी है, बता दिया फवाद चौधरी साहब ने कि हम मुशावरत नहीं करेंगे शहबाज शरीफ साहब से जो कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, लेकिन क्या इस हवाले से ऑर्डिनेंस ला रही है हुकूमत, ये भी तय हो चुका है? देखिए, ये तो तमाम चीज़ें जो हैं वो आपकी शो के ऊपर जो वज़ीर कानून है हमारे फ़रोग नसीम साहब, वो आपको बयान कर चुके हैं कि इस हवाले से ये तमाम चीज़ें जो है वो अंडर कंसिडरेशन हैं और इनके ऊपर जो है वो गौर भी हो रहा है। लेकिन एज़ नाउ जब मैं अभी तक बात कर रहा हूँ, अभी तक तो कोई ऐसा ना ऑर्डिनेंस तैयार है, ना अभी जो है फौरी कोई चीज़ जो है वो जारी हो रही है। जैसा कि आपने उनको ख़ुद कोट किया कि आइंदा हफ्ते जो है वो इस हवाले से फ़ैसले जो हैं वो लिए जाएंगे। लेकिन देखें, बुनियादी तौर के ऊपर क्या मामला है, बुनियादी तौर के ऊपर इस सारे मामले के ऊपर अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर आइनी इदारों के अंदर भी एक्सटेंशंस होती रही हैं, कानूनी इदारों के अंदर भी एक्सटेंशंस होती रही हैं। इस सारे मामले के ऊपर शोर वो लोग डाल रहे हैं जिन लोगों ने खुद जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब को नैब का चेयरमैन लगाया था। इन्हीं के लगाए हुए नैब के चेयरमैन हैं, जब पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर इनको लगाया था। तो आज जो है वो उनकी इस कदर मुखालफत क्यों हो रही है? क्या उनका जुर्म ये बन गया है कि उन्होंने 540 अरब रुपया रिकवर कर लिया पिछले 4 सालों के अंदर? जब से नैब बना 16 साल में सिर्फ उन्होंने 200 अरब रिकवर किया था, यहाँ 4 सालों में 538 अरब रुपया रिकवर हो गया। जो अकाउंटेबिलिटी है वो रेलिवेंट हो गई है इस जमहूरियत के अंदर। तो शोर तो वही लोग डाल रहे हैं जिनके ऊपर केसेस हैं, और इन्होंने तो डे 1 से जब से नैब ने कार्रवाई शुरू की कभी भी नैब की तारीफ नहीं की। तो लिहाजा इन लोगों को ये अपने आप को इस किस्म की बातें करके खुद बायसनेस शो करते हैं। फिर हम अकबा जानिब हो जाते हैं कि फिर हम शहबाज शरीफ से कैसे मुशावरत करें, जो ऑलरेडी एक पोजीशन लेके नैब के हवाले से बैठे हुए हैं। इससे बढ़ के जब फैटफ का मामला था तो वो जो 34 शिक्कें आई थी। सही, मैं लेकिन फरूख साहब आगे जाकर अगर मामला आता है और सिकंदर सुल्तान राजा साहब की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो रही होती है और फिर एक प्रपोजल ये आता है कि उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसीह कर दें, तो क्या आप सपोर्ट करेंगे? क्योंकि नाम भी आपने तजवीज़ किया था, अपॉइंट भी आपकी हुकूमत ने किया उनको। नहीं, देखें, बात यह है कि फिर अब चूँकि हम नैब को डिस्कस कर रहे हैं तो नैब तो जो है वो ऑर्डिनेंस और एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के तहत जो है वो कायम हुआ इदारा है, आइनी इदारा नहीं है और हर इदारे की फंक्शंस, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो अलग हैं। तो हम तमाम चीज़ों को जो है वो एक चीज़ के नज़र में सामने रख के नहीं देख सकते। उन्होंने दिया था, देखिए अभी अपने दौर में उनको मुकर्रर किया, तो आगे जाके इमरान खान साहब चाहे वजीर आजम हो या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो और सिकंदर सुल्तान साहब की मुद्दत मुलाजमत तौसीह का मामला आता है, तो क्या पोजीशन लेंगे आप? क्योंकि फिर आपके सवाल आपसे तो सवाल ही होगा कि पहले भी आपने उनको अपॉइंट किया था, दोबारा कर देखें हमारे नज़दीक क्या चीज़ें हैं। मैं चूँकि हमारे नज़दीक अभी जो मामला ज़ेर बहस है वो नैब चेयरमैन के हवाले से अभी 8 अक्टूबर को भी टाइम पड़ा है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं तो अभी उसके अंदर एक टाइम मौजूद है। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है इस हवाले से, यहाँ पर तो जो है वो सैफुर-रहमान जैसे लोग जो ज़ाती घरेलू लोग थे, जो ज़ाती मुलाजिम थे, उनको एहतसाब के चेयरमैन लगा दिया जाता रहा। और उस वक्त जो एहतसाब का हशर नशर हुआ वो आपके सामने है, और जो ब्रॉडशीट टाइप की चीज़ें आपके सामने हैं जिसका खमियाजा आज पाकिस्तान के टैक्स पेयर को भुगतना पड़ रहा है, वो इन्हीं वजूहात की वजह से हुआ है। नेल ऑन द हेड कि अगर एक एग्जीक्यूटिव पावर के तहत विदाउट कंसल्टेशन आप भी किसी शख्स को अपॉइंट करते हैं या जावेद इकबाल को दोबारा अपॉइंट करते हैं या उनको एक्सटेंशन दे देते हैं, तो फिर आपके ऊपर भी यही इल्जामात लगेंगे। और रहमान आपने अपना लगा दिया, जैसे अभी तो आप कह रहे हैं कि जावेद इकबाल को देखें हमने अपॉइंट नहीं किया, कंसेंसस से कंसल्टेशन से हुए थे, तो आइंदा ये इल्जाम आप पे लगेगा। और फिर चाहे वो कोई सही काम भी कर रहे होंगे, तब भी एक सवाल तो उठता रहेगा कि कानून में तब्दीली करके आपने उनको एक्सटेंशन दे दी या कंसल्टेशन का लफ्ज निकाल दिया। मैं आपकी मुश्किल आसान कर देता हूँ। देखें, कोई यानी कि जो चीज़ें अल्टीमेटली जब ये तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो फ़ैसला होगा, इसके अंदर ये तमाम चीज़ों को जो है वो महलूज़ खातिर रखा जाएगा और कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आएगी जिससे आपको नज़र आएगा कि कोई बहुत बड़ा जो है वो कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कोई बहुत बड़ी जो है वो चेंज सामने आ गई है। लिहाजा इन तमाम चीज़ों के ऊपर ही गौर हो रहा है और जब ये फ़ैसला साजी इसके ऊपर होगी, इन तमाम चीज़ों को इस पर महलूज़ खातिर रखा जाएगा। लेकिन एक बुनियादी चीज़ बड़ी आसान सी है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने आप को अलग कर लें अपोजिशन लीडर के ओहदे से, जब उनके ऊपर खुद केसेस हैं, बल्कि उनकी इज्जत में इजाफा होगा। हाई मॉरल ग्राउंड लें, वो कहें जी कि मेरे ऊपर रेफरेंस दायर है, उसका ट्रायल हो रहा है, गवाहों के ऊपर जरा हो रही है, एक भाई को उनके सजा हो चुकी हुई है, बाकी पूरा खानदान बाहर बैठा हुआ है, बात करें और आप कह रहे हैं कि कानून में तब्दीली करके
हम भी कानून का सहारा ले सकते हैं, कानून को तब्दील कर देंगे तो ना कंसल्टेशन की जरूरत होगी, एक्सटेंशन देनी है तो वो भी दे देंगे। लेकिन कानून तो ये कहता है ना कि जब तक कोई शख्स कन्विक्ट नहीं है वो अपने ओहदे पे फायज रह सकता है। अगर शहबाज शरीफ एमएनए रह सकते हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रह सकते हैं, तो कंसल्टेशन क्यों नहीं कर सकते? फिर देखें, बात यह है कि आपने बड़ी अच्छी बात आपने की। इसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ जब फिर कन्विक्ट हो जाएंगे फिर तो वो अपोजिशन लीडर भी नहीं रहेंगे, फिर तो वो रुकने असेंबली भी नहीं रहेंगे, फिर तो मामला ही खत्म हो जाता है ना। exactly, अभी मामला क्या है, यही शहबाज शरीफ जब पब्लिक सुन लेना, शहजाद सुन लें, जब यही आपके शहबाज शरीफ जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे तो ये उसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के तहत जो है वो चेयरमैन नैब को बुलाने के लिए नोटिस इशू किया करते थे। अब क्या हो रहा है, बुनियादी तौर के ऊपर तो ये है कि लड़ाई क्या है, लड़ाई ये है कि नैब आपको पेशी पे बुलाता है, आप हमला कर देते हैं नैब के इदारे पे। आप तो ये खुलेआम अल्फाज कह चुके हैं नैब का इदारा बंद कर दें। ये जो 34 शिक्के लेकर आए थे फैटफ के मामले के दौरान, वो तमाम शिक्के वो थी जो अमेंडमेंट थी जिससे इनको फायदा हो रहा था। ये तो अपनी इंटेंट पहले ही शो कर चुके हुए हैं। लिहाजा इससे पहले जो चेयरमैन आते रहे हैं उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाइयां की? जो पिछले चेयरमैन थे उस वक्त नैब ने कितनी कार्रवाइयां की? उनका तो अपना केस था नैब के ऊपर, जब फैसला होने लगा तो उठ के बाहर चले गए, बाकी सब ऑर्डिनेट्स ने उनकी फेवर में भी फैसला कर दिया। ये कुछ तो इस मुल्क के अंदर होता रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि ये पहली बार है कि पाकिस्तान के अंदर ताकतवर को ये खौफ पैदा हुआ है कि वो उसकी अकाउंटेबिलिटी हो सकती है ऑपोजिशन लीडर के दरमियान और वजीर आजम के दरमियान। वो इसलिए ताकि इसी तरह के इल्जाम ना लगे जो अभी आप लगा रहे हैं कि सैफुर रहमान को उन्होंने अपॉइंट कर दिया, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उस वक्त थी हुकूमत के पास, इसलिए इसको कानून को बेहतर बनाया गया है ना। अब मिसाल के तौर पे फॉरेन फंडिंग केस आप खुद फॉलो करते रहे। अब फॉरेन फंडिंग का मामला अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन में है, लेकिन फिर भी वजीर आजम इमरान खान के कंसेंट से ही चेयरमैन चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए ना, तो आपकी पार्टी का मामला वहां था, इमरान खान पार्टी के चेयरमैन है और मुतालबा यही है जिन्होंने केस किया आपके ऊपर कि पार्टी को बैन किया जाए क्योंकि फॉरेन फंडिंग लिए। तो फिर इमरान खान साहब ने दूर तो नहीं किया ना अपने आप को कि मैं उस पार्टी का चेयरमैन हूं जो कि इस वक्त जिसके ऊपर केस चल रहा है इलेक्शन कमीशन में। देखें, पहले तो करेक्ट कर लेते हैं ना, जिसने केस दायर किया हुआ है उन्होंने ये प्ली ली हुई है कि फॉरेन फंडिंग का केस नहीं, ये ममनुआ फंडिंग का केस है। फॉरेन फंडिंग पार्टी के अंदर तरीका बड़ा वाज़ेह है। हाँ। आइन का आर्टिकल 17(3) आप पढ़ें, फेडरल गवर्नमेंट के पास केस जाता है, कैबिनेट फैसला करती है, डिक्लेरेशन देती है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। यहाँ पर प्रोहिबिटेड फंडिंग है, वो पीएमएलएन के ऊपर भी है, पीपल्स पार्टी के ऊपर भी है, तमाम पार्टीज के अकाउंट्स उसके ऊपर चेक हो रहे हैं। सुन तो लेना जो आपने एग्जाम्पल दी उसके ऊपर मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वहां कोई शहबाज शरीफ की अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही थी इलेक्शन कमीशन में। और बात यह है कि हमारी इससे पहले इन्होंने कितनी मानी है, जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर फट मान ली थी, इसका मतलब है नाम काबिल कबूल था, उन्होंने मान ली थी ना। पार्टी चेयरमैन इमरान खान है, तो उस वक्त तो किसी ने सवाल नहीं उठाया कि इमरान खान क्यों जो है अपना कंसेंट देंगे या क्यों उनकी मर्जी से होगा अगला चीफ इलेक्शन कमीशन। वही केस पीएमएलएन पे भी है, वही केस पीपल्स पार्टी पे भी है, उनकी अकाउंट्स की भी जांच पड़ताल, उस वक्त भी एतराज नहीं उठाया, वही सेम केस है। उस वक्त आपने एतराज नहीं उठाया लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से, वहां पे भी नहीं उठाया आपने एतराज। देखें, फिर मैं आपको ये कहूंगा, नहीं सुन लेना, फिर मैं आपको ये कहूंगा क्योंकि उसके ऊपर एक स्क्रूटनी कमेटी पहले से बनी हुई है, लगाने से पहले बनी हुई है, वो काम कर रही है, उसके टीओआर तय थे, वो अपना काफ़ी हद तक काम कर चुकी थी, लिहाजा वो उसके रेलिवेंट, ये आपकी जो आर्गूमेंट है वो उसके रेलिवेंट नहीं बनता। जहां तक रह गई बात चेयरमैन नैब के हवाले से, तो उसमें आपने उस क्राइटेरिया को भी देखना है। एक चीज का जवाब दीजिएगा, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान उसके ऊपर कोई हमेशा ट्रांसपेरेंसी की बात करते रहे, एहतसाब एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उसकी बात करते रहे, तो क्या आप इस कानून को मजीद बेहतर बनाने जा रहे हैं? जैसे अभी एक कानून है कि कंसल्टेशन होगी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं होगी, तो क्या कानून को मजीद बेहतर बनाने जा रहे हैं कि कोई पार्लिमानी कमेटी होगी जो कि ये चॉइस जो कि जिससे कंसल्ट किया जाएगा वजीर आजम की जानिब से? क्या करने जा रहे हैं? या सिंपली आप एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पे सारा वो रख देंगे कि उनकी चॉइस होगी वजीर आजम की? देखें फिर मैं आपको कहूं, क्योंकि ये तमाम चीज़ों को जो है वो लॉ मिनिस्टर देख रहे हैं, लॉ मिनिस्ट्री देख रही है, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, उनकी भी इसके अंदर एडवाइस यकीनन शामिल होगी। वो कानूनी टीम है, वो उसके ऊपर क्या मशवरा देते हैं, उसके ऊपर क्या डिसीजन होता है, ये अभी इसके ऊपर मैं कोई बात नहीं कर सकता, ये कबल अज़ वक्त है। लेकिन मैंने आपको जो बुनियादी चीज़ कही कि इसके अंदर जो हमारी जो कानून का जो बेसिक एसेंस है, फ़ैसला करते वक्त इन तमाम चीज़ों को जो है वो मलूज़े खाते रखा जाएगा। और उसके अंदर जो मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है, इसकी जो है वो कॉन्टीन्यूटी रहे। और अपोजिशन की इंटेंशंस खुलेआम हैं कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है
वो इस मुल्क के अंदर रुक जाए, वो आगे ना बढ़े। लेकिन इसके ऊपर तो आपको भी इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, किसी को भी इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, मुझे नहीं होता मसला अगर सिर्फ ये ऑपोजिशन कर रही होती। आपके अपने वज़रा आके तनकीद करते हैं कि हमारे काम में रुकावट डालता है, नायब ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती, वजीर आजम तो ये कहते हैं कि हम एक चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट नहीं कर सकते। और इससे बढ़कर फारूक हबीब साहब, इससे बढ़कर अदालतें अपने फैसलों में, अपने रिमार्क्स में कहती रही है कि इस इदारे पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्जाम लगता है, ये ऑपोजिशन का बाजू मरोड़ती हैं। इस तरह की बातें अगर किसी इदारे के बारे में की जाए और उस वक्त उसका जो सबरा हो उसको आप एक्सटेंशन दे रहे, तो सवाल कई हलकों से उठेंगे ना। नहीं, देखें, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया। आपने देखें, ये सवाल आपको अपोजिशन से भी पूछना बनता है। बुनियादी तौर के ऊपर जितनी बात हो रही है कि अगर बिजनेसमैन को पूछ रहे हैं या अगर ब्यूरोक्रेसी को पूछा जाता है, एक लेवल पे पूछा जाता है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कानूनी नुक्ते हैं, और कानून के अंदर इन हवाले से कानून को किस तरह बेहतर करना है, इससे पहले एक ऑर्डिनेंस आया था, उसके ऊपर अपोजिशन ने जो है वो उसके ऊपर बात नहीं की थी। वो क्योंकि जो नैब है उसको मज़ीद एम्पावर भी कर रहा था, उसमें आपकी जो बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से, ब्यूरोक्रेसी की डिसीजन मेकिंग इनिशिएटिव लेने के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको प्रोटेक्ट किया जा रहा था, जिससे बेजा खौफो हरास का जो मामला था वो उससे कम होता था। अभी जो मौजूदा एग्जिस्टिंग लॉज हैं उसी के मुताबिक वो काम कर रहे हैं। आप लॉ में बेहतरी ले आए, ये चीजें खत्म हो जाएंगी। से जो है वो चेयरमैन नैब से मुताल्लिक कोई चीज नहीं। लेकिन किसी सिटिंग गवर्नमेंट ने इस तरह के इल्जाम नैब पर नहीं लगाए, खुद सिटिंग गवर्नमेंट ने, जो आपकी हुकूमत लगाती है। इसके अलावा ना ही कभी अदालतों के ऐसे रिमार्क्स आए, तो ऑब्वियसली जिस चेयरमैन के पास अथॉरिटी है वो जिस तरीके से उस अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर रहा है। फिर आपकी नॉलेज में मैं इजाफा करता हूं, मैं आपकी नॉलेज में इजाफा करता हूं। आप अपनी टीम को कहें निकालें, नवाज शरीफ की तकरीर निकालें, खुलेआम उन्होंने एक तकरीब के अंदर जो है वो नैब को और चेयरमैन नैब को उस वक्त के उन्होंने धमकी लगाई थी कि आप नोटिस भेज रहे हैं, बिजनेसमैनों को आप नोटिस भेज रहे हैं, ये क्या आपका तरीकाकार है? वो ऑन रिकॉर्ड कानून को पब्लिकली मीडिया के ऊपर मौजूद है। लिहाजा इस हवाले से आप ये ना कहें कि कभी ऐसी बात नहीं। हाँ, आपको फायदा क्या होगा ये मुझे बताइए। आपके एहतसाब के नारे को क्या फायदा होगा? आपके एहतसाब के नारे को किस तरीके से फायदा होगा? नुकसान ही नुकसान नजर आता है। अगर खास तौर पे आप कोई कानून बदल के दोबारा इनको एक्सटेंशन देते हैं जावेद इकबाल साहब को, तो आपको इससे फायदा कैसे होगा? नुकसान ही नजर आ रहा है। ऑपोजिशन अभी भी उन पे तनकीद करती है, बाद में मजीद तनकीद में इजाफा होगा, वो ट्रांसपेरेंसी कहां से रहेगी? आपको बुनियादी तौर के ऊपर देखें, जो मुझे आप ये बताएं कि कभी चोर ने कहा है कि वो चोर है, या कभी जिसने कोई चीज़ जो कानून तोड़ा हो उसने कभी कहा है मैंने कानून तोड़ा है? वो तो इस किस्म के हीले बहाने हमेशा बनाते हैं। लिहाजा इसी वजह से ऑपोजिशन की जितनी भी तनकीद है, उस तनकीद को ना कभी अवाम में पजीराई हासिल हुई है, ना किसी और जगह पे पजीराई हुई हासिल हुई है। ये तो एक उन्होंने एक रिहाटिक बना लिया है, एक बयानिया बना लिया है कि जो इदारा हमारे साथ मौजूद थे।